आज की वीडियो में बात करेंगे हमारी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल। इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पूरे भारत का 50% लोग हैं वे सीधे तौर पर इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर यदि हम वैश्विक दृष्टि से भी देखें, पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए, तो पूरे विश्व का जो 22% चावल क्षेत्र है वो अकेले भारत के अंदर आता है। और इसके उत्पादन की बात करें तो चीन के बाद दूसरा स्थान हमारा है, यानी उत्पादन के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं। फिर ये भारत की दृष्टि से देखें तो भारत की जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका 23% हिस्सा उस पर अकेले चावल ही उगाया जाता है। तो चावल बहुत महत्वपूर्ण है, लोग इसे सीधे तौर पर इसके साथ जुड़े हुए हैं। और फिर इसका जो भारत का जो डाइवर्सिफिकेशन है, भारत की जो विविधताएं हैं, यह भी इसे अपने आप में खास बनाती हैं। यानी कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं पूर्वी भारत के अंदर, कुछ बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर चावल की तीन फसलें ले ली जाती हैं, जबकि सुदूर पश्चिमी और उत्तरी भारत के अंदर केवल एक फसल लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो इतने ज़्यादा क्लाइमेट कंडीशंस, यानी पश्चिमी भारत की मिट्टी अलग है, जलवायु अलग है। फिर बिल्कुल ऊपर उत्तर में जम्मू कश्मीर और ये राज्य हैं, यहाँ की मिट्टी अलग है। दक्षिण भारत में फिर इसका स्वरूप अलग हो जाता है। तो ये सब मिलकर एक वृहद विविधताओं को जन्म देते हैं, खासकर चावल के संदर्भ में। इसीलिए भारत के अंदर लगभग चावल की 3000 से भी ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। इतनी ज़्यादा वैरायटी, क्योंकि भारत खुद एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो महत्वपूर्ण फसल है। भारत और चीन मिलकर दोनों ने 2020 में 52% उत्पादन इसका किया था चावल का, और भारत दूसरे स्थान पर है। अब इसका परिचय देखने के बाद हम इसकी भौगोलिक दशाएं देखते हैं, कैसी दशाएं हों, वहाँ का स्थान कैसा हो, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी हो कि वहाँ पर चावल ज़्यादा से ज़्यादा उग सके। सबसे पहले हम कटिबंध जोन की बात करें तो उष्ण कटिबंध गर्म इलाकों के अंदर इसकी पहली आवश्यकता है कि ठंडे इलाकों में तो हो नहीं सकता, इसके लिए तापमान उच्च चाहिए। तापमान का यदि बात करें हम 20 से 27 डिग्री तक ये इसके लिए आदर्श माना गया है। यानी जब हम चावल को बोते हैं या लगाते हैं तब 20 डिग्री के लगभग तापमान हो, फिर बीच में जब चावल का पौधा तैयार हो रहा होता है तब 24 डिग्री, और अंत में जब काटते समय 27 डिग्री का तापमान। तो उच्च तापमानों की आवश्यकता है। आर्द्रता भी चाहिए, यानी नमी चाहिए, क्योंकि चावल मुख्यतः एक पानी की फसल है। इसको लगातार पानी के अंदर ही हमें रखना पड़ता है। चावल के पौधे को चाहे पहले लगाना हो या तैयार हो रहा है, पूरे लंबे समय तक, कम से कम 3 से 4 महीने तक इसे पानी के अंदर ही रखना पड़ता है। इसलिए आर्द्र कटिबंध होना चाहिए। तो ऐसे स्थान पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी हैं जो कि गर्म है और प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, तो उन इलाकों के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा मुख्यतः हम देख सकते हैं सीधे तौर पर कि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना, ये क्या है, मानसून से प्रभावित क्षेत्र हैं। मानसून के दौरान यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए वर्षा इसके लिए आवश्यक है। और वर्षा कितनी होनी चाहिए? 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच। वर्षा यदि उपलब्ध नहीं है तो सिंचाई का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि पानी के बगैर इसका काम नहीं चल सकता है आगे। फिर मिट्टी की बात करें, मिट्टी इसके अंदर चिकनी मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो पानी को रोक कर रख सके, क्योंकि पौधा जितनी देर तक रहेगा उसे पानी की आवश्यकता रहेगी। और ऐसी मिट्टी जो पानी को नहीं रोक सकती है, उसके अंदर पानी फिर रिस कर नीचे भूमि के अंदर चला जाता है। तो लवणीय मिट्टी ना हो, गहरी जलोढ़ मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, वह भी इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। चिकनी मिट्टी भी इसके लिए आदर्श होती है। तो ऐसी मिट्टी जहाँ भी मिलती है, खासकर गंगा और सतलुज के मैदान हैं, चाहे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के जितने भी डेल्टा हैं या इनके बेसिन हैं, उनके अंदर ऐसी मिट्टी ज़्यादा मिलती है। तो इन इलाकों के अंदर ये ज़्यादा बोया जाता है। उसके बाद श्रम, लेबर, क्योंकि इसके अंदर जो इसको पहले इसके लिए खेत तैयार करने पड़ते हैं, तो किसान खुद ही अपने हाथों से या अपने जो ट्रैक्टर हैं उनकी सहायता से जो खेत तैयार करना पड़ता है। और उसके बाद उनकी विशेष तौर पर मेढ़ें इस तरह से बनाई जाती हैं कि पानी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रुक सके, उसके मैदान को समतल किया जाता है। और उसके बाद उसके लिए पहले जो पौध है इसकी वो तैयार करनी पड़ती है, यानी बीज को पहले लगाया जाता है बहुत ही सघनता के साथ थोड़े से क्षेत्र के अंदर। फिर उसकी देखभाल की जाती है, उसके अंदर बीमारियां ना पनपे। उसके बाद जब वो सैपलिंग्स तैयार हो जाती हैं उनको फिर पूरे खेत के अंदर हाथों के द्वारा ही लगाया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा श्रम से प्रभावित ये फसल है। तो
श्रम चूँकि देखते हैं मानसून जो एशिया के क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या भी घनी आबादी में है, तो इन इलाकों के अंदर ही फसल को ज़्यादा बोया जाता है क्योंकि सस्ता श्रम मिल जाता है। तो इतनी भौगोलिक दशाएं इसके लिए आवश्यक हैं। अब हम इसका उत्पादन देखते हैं। भौगोलिक दशाओं को देखने के बाद अब हम भारत के चावल उत्पादन की तरफ चलते हैं, कितना उत्पादन लिया जाता है। वैसे तो 2020 के अंदर भारत और चाइना ने मिलकर पूरे विश्व का 52% चावल उत्पादन किया था, 830 मिलियन मीट्रिक टन। यह 2020 की बात है। फिर हम भारत का यदि पुराने समय के साथ कंपेयर करें तो 1980 में हमने 53.6 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन किया था और 2021-22 वर्ष के दौरान ये पहुंच गया 130 मिलियन मीट्रिक टन। तो लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा इसके अंदर पैदावार के अंदर बढ़ोतरी हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अच्छे बीज, अब हाइब्रिड बीज हमारे पास आ गए हैं। सिंचाई की व्यवस्थाओं के अंदर व्यापक सुधार भी हुआ है। उसके बाद हमारे जो बासमती धान है, हमारा चावल है, इसकी पूरे विश्व के अंदर डिमांड बनी रहती है। ये काफ़ी उच्च क्वालिटी का चावल होता है, तो इसको हम निर्यात भी करते हैं। 2021-22 के अंदर ही हमने 4.4 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन किया था, निर्यात किया था बासमती का। यदि हम उसकी कीमत लगाएं तो ये हो जाती है 4.7 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यानी भारतीय रुपया नहीं, 4.7 बिलियन डॉलर इसकी कीमत हुई थी, 4.4 मिलियन मीट्रिक टन की। और $1 के अंदर 82 रुपये $1 के बराबर होते हैं। तो हम निर्यात से भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत भी हो रही है चावल की वजह से। क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा हमने 130 में से केवल 4.4 ही निर्यात किया है और थोड़ा बहुत कुछ दूसरी वैरायटी है वो निर्यात की है, लेकिन ज़्यादातर हम खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी आबादी का पेट भी भरना होता है। तो उत्पादन भी हमने देख लिया, ये तो हमने मोटा मोटा अंदाज़ा लिया है भारत से। अब भारत के अंदर राज्यों की क्या स्थिति है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो ज़्यादा चावल उत्पादन करते हैं, वो देखते हैं। भारत में चावल उत्पादन क्षेत्रों को जो 5 मुख्य क्षेत्र हैं उसमें बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न की। नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर खासकर असम का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, क्योंकि असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी उसका जो घाटी है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। मानसून बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। इसके अतिरिक्त वहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं, ये मिलकर एक अच्छा बेसिन तैयार करती है, जहाँ पर कि चावल की इसमें 2 से 3 फसलें ली जाती हैं। यहाँ पर एक तो शरद ऋतु की फसल भी है और ग्रीष्मकालीन, और एक जो ग्रीष्मकालीन से पहले की ऋतु है, उन यानी तीनों ऋतुओं के अंदर इसके अंदर जो चावल की किस्में हैं वो लगाई जा सकती हैं। तो ये मुख्य क्षेत्र हैं। इसके साथ कुछ अन्य ईस्टर्न स्टेट भी हैं, वहाँ भी चावल प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। फिर हम थोड़ा आते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट में एक तो जो गंगा नदी के मैदान है, खासकर इसमें उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न इलाका है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, यानी ये सारा हिस्सा। इस हिस्से के अंदर चूँकि एक तो नदी घाटियाँ हैं और गंगा नदी का इधर डेल्टा बनता है, तो सुंदरवन और ये इलाका जो बंगाल का है, ये तो अति उपजाऊ क्षेत्रों के अंदर, और पश्चिम बंगाल तो पूरे भारत के अंदर पहले स्थान पर है चावल उत्पादन में। दूसरा फिर जो महानदी का बेसिन है, यहाँ भी उड़ीसा और इनके क्षेत्रों के अंदर, यानी ये हिस्सा, एक तो यहाँ पर मानसून की वर्षा ज़्यादा है, दूसरा नदी घाटियाँ हैं, नदी बेसिन से, तो प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ भी वर्ष में 2 से 3 फसलें चावल की ली जाती हैं। फिर आते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स की ओर, खासकर उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान का कुछ हिस्सा है, या जम्मू कश्मीर है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है। इसमें चूँकि जैसे जैसे हम इस जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है मानसून की, जैसे जैसे ये दूर होती जाती है इस कोस्ट से, वैसे वैसे इसमें जो वर्षा की मात्रा है वो भी घटती जाती है। इसलिए यहाँ केवल एक फसल ही ली जाती है पूरे वर्ष में, और वह भी मानसून के दौरान ही है, यानी बारिश के सीजन के अंदर ही। सिंचाई व्यवस्थाओं का उतना अधिक विस्तार नहीं है, और दूसरा क्लाइमेट भी यहाँ की ऐसी है कि एक ही समय के अंदर ये एक ही फसल ली जा सकती है। सर्दियों के अंदर फिर यहाँ सर्दियों के मौसम में यहाँ पर ऐसा जो सिस्टम है वो नहीं बन पाता है। तो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं। उसके बाद वेस्टर्न, यानी कुछ हिस्से गुजरात के, राजस्थान का निचला हिस्सा, महाराष्ट्र, ये वाला क्षेत्र है जो,
इसके अंदर भी जो एक फसल यहाँ भी ली जाती है। और चूँकि ये बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर आता है, इसलिए यहाँ पर जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट है उसके मुकाबले सूर्य ज़्यादा देर तक चमकता है, गर्मियाँ ज़्यादा लंबी यहाँ पर बनी रहती हैं। तो इसमें जो फसल है उसका समय दिसंबर तक खींचा चला जाता है चावल की फसल लेने का। फिर साउथ के अंदर जो ये वाला इलाका है, इसके साथ साथ कोस्ट के साथ साथ यहाँ भी अच्छी वर्षा। इसके अतिरिक्त 3 जो यहाँ पर मुख्य नदियाँ हैं, एक तो जो महानदी तो ऊपर आ गई, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदी घाटियों के अंदर भी अच्छी खासी मात्रा में चावल का उत्पादन हो जाता है। तो ये 5 मुख्य हिस्से भारतीय देश के अंदर आते हैं चावल उत्पादन क्षेत्र में। फिर इसके बाद यदि हम प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 2809-2020 और 21 ये जो फाइनेंशियल ईयर था 2020-21 का, इसमें 2809 किलोग्राम या 28 क्विंटल भी कह सकते हैं, ये था पर हेक्टेयर के आंकड़े। यानी 1 हेक्टेयर में हम केवल 28 क्विंटल ही पैदा कर पाते हैं औसतन पूरे भारत के अंदर। तो बहुत कम है, क्योंकि 1 हेक्टेयर के अंदर फिर आगे 2.5 एकड़ होते हैं, तो 1 एकड़ में तो फिर ये और कम हो जाता है औसतन। यदि पूरे विश्व के अंदर बात करें तो 1 नंबर का अच्छा जीके क्वेश्चन बनता है कि पूरे विश्व का सर्वाधिक जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस देश में या प्रति एकड़ औसत किसका सबसे ज़्यादा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र। और इसके बीच चावल के कुछ एक क्वेश्चन सीधे मैप पर बेस्ड होते हैं या एक मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ लिया जाता है, तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर। प्रति जो उपज है प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा वो पंजाब के कारण है, खासकर हरित क्रांति के बाद पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। फिर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है, जो कि चावल के अंतर्गत इसमें इसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। तो ये था भारत के अंदर राइस प्रोडक्शन। इसके जो आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़े यदि आपको चाहिए कि कितना अब उत्पादन हो रहा है, कितने हेक्टेयर जगह किस राज्य की चावल के अंतर्गत आती है, तो ये आंकड़े चूँकि बदलते रहते हैं प्रति साल, तो इसके लिए आपको गूगल पर जाना होगा और अनेक प्रकार की वेबसाइट्स हैं जो कि इसके सटीक आंकड़े हर साल उपलब्ध करवाती हैं। बुक के आंकड़े हैं वे चेंज नहीं हो पाते हैं, अनेक तो अभी भी 2011 के आंकड़े ही चल रहे हैं, लेकिन अभी हम 2023 के में पहुंच गए हैं। और जनगणना के अंदर भी यही हाल है, 2021 के अंदर जनगणना होनी थी लेकिन हुई नहीं। तो अपने आप को अप टू डेट रखें और जो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं उनका विजिट करते रहें। धन्यवाद।